जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का बच्चों निचोड़ जीके जीएस का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। और बच्चों, इसके पहले क्लास में हमने इसमें से 20 प्रश्न करा रखा है। डेली के आप लोग देखते होंगे कि 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं जीके जीएस का निचोड़ साथियों। और लगभग एक क्लास में लगभग बच्चों कम से कम 100 से 120 प्रश्न आपको हम बताते हैं। बच्चों, यहाँ पे हर एक प्रश्नों का ऑपरेशन किया जाता है ताकि बच्चों को उससे रिलेटिव कैसा भी प्रश्न एग्जाम में आ जाए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, तो सुपर फास्ट रिवीजन के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए। सेशन अच्छा लगे मेरे भाई तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिए। सभी बच्चे एक बार शेयर करके अपने दोस्तों तक और क्लास से जुड़ जाइएगा और क्लास को साथियों पूरा कीजिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि जितने भी प्रश्न बताएं वो सारे प्रश्न जो हैं इस वीडियो से याद हो जाए, आपको दोबारा क्लास देखने की कोई भी ज़रूरत ना हो। ठीक है, कोई भी परेशानी अगर आए बच्चों तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे ताकि बच्चों क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड होता है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करते हैं तो आपको बच्चों कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न है बच्चों, लेकिन कल के क्लास में हमने 20 प्रश्न करा रखा है तो आज करेंगे 21 नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है साथियों कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा। इसका परिणाम क्या होगा साथियों, बताइएगा। तो देखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो मैं बताऊंगा बच्चों कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा बच्चों जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या हो जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। अब जनसंख्या की बात किया गया है बच्चों तो हम आपसे पूछेंगे कि जो जनसंख्या है तो बच्चों बताइएगा कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य साथियों अगर पूछा गया है आपसे तो यूपी बताइएगा, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो सिक्किम बताइएगा। क्या बताइएगा साथियों, सिक्किम बताइएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों। पूरे विश्व में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है तो भारत का जनसंख्या सबसे अधिक है पूरे विश्व में, 144 करोड़ लगभग बच्चों। विकिपीडिया के अनुसार 144 करोड़ जनसंख्या अभी भारत का है वर्तमान में। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार पूछे कि भारत का जनसंख्या कितना था तो 121 करोड़ था। क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया। तो फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार जो है बच्चों बताइएगा किसने प्रकाशित किया। लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नोमिनी। क्या होगा आंसर, ये बताइएगा जल्दी से सभी बच्चे। पहले हम जानेंगे बच्चों ऑप्शन की ओर चलते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताएंगे ताकि बच्चों को ऑप्शन भी क्लियर हो जाए और उसके बाद आंसर भी क्लियर हो जाए। ठीक है, लाला लाजपत राय बच्चों अगर बोला जाए कि PNB पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने किया। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय। ठीक है साथियों, इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब अगर पूछा जाए बच्चों की केसरी, पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है तो साथियों लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा। अगला आते हैं राजा राम मोहन राय जी।
इन्होंने साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना किए हैं। ब्रह्म समाज पूछा जाएगा आपसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो लाला लाजपत राय। कब किए साथियों, तो 1828 ईस्वी में। सॉरी बच्चों, लाला लाजपत राय हमने बोल दिया, स्लिप ऑफ द टन। ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया, तो राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पंजाब केसरी किन को कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। अगर बिहार केसरी पूछ दिया जाए बच्चों, बिहार केसरी, तो डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर यानी कि श्री कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह केवल लिख देते हैं, कृष्ण सिंह। तो कृष्ण सिंह कौन थे साथियों, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो बिहार के प्रथम अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि चीफ मिनिस्टर सीएम कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और इनको बिहार केसरी भी कहा जाता था। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न अगला कहता है कि तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है। तरलता जाल की जो अवधारणा है उसको विकसित किसने किया, आप लोग बताइएगा। फ्रीडमैन, किन्स, फिशर या पीगू। तो साथियों यह किन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, केवी हेडगेवार, चित्तरंजन दास। ये साथियों देखिएगा, लाला लाजपत राय के बारे में हमने बताया है, 22 नंबर प्रश्न में बता दिया है आपको। तो लाला लाजपत राय नहीं बताएंगे, अब आगे चलेंगे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे बच्चों, मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने बच्चों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए हैं। बनारस बच्चों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए हैं, विश्वविद्यालय की स्थापना किए हैं। ये सब याद रखिएगा आप लोग। अगर हम बोले बच्चों आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने किया, तो कुमार गुप्त हो जाएंगे, कुमार गुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था किसने, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला कहता है कि राष्ट्रीय संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था। बताइएगा किस नगर में स्थापित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। लंदन, पेरिस, जेनेवा या बर्लिन। पेरिस बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए पेरिस, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस हो जाएगा। पेरिस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। फैशन की आपसे पूछा जाए नगरी किसे कहा जाता है, तो पेरिस को कहा जाता है। जेनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है साथियों, स्विट्जरलैंड में पड़ता है आपका जेनेवा। राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित है, तो जेनेवा में हो जाएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा बच्चों, जेनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ होगा, जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो जेनेवा में। ये सब बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ये सभी का मुख्यालय कहाँ होगा, जेनेवा में हो जाएगा। क्लियर है साथियों, क्लियर है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि अवध का संस्थापक कौन था। अवध का संस्थापक बच्चों शहादत खान थे। कौन थे,
सआदत खान, जिन्हें बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आईसीएस परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई। आईसीएस परीक्षा जो है बच्चों एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई है, ये बताइएगा सभी बच्चे। 1912, 1932, 1922 या 1935। तो साथियों ये लिया गया था 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1935 ईस्वी की अगर बात करें बच्चों, तो आरबीआई की अगर स्थापना की बात किया जाए, स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, तो 1934 ईस्वी में। आरबीआई एक्ट कब आया, एक्ट अगर पूछा जाए बच्चों कब आया, तो 1934 ईस्वी में एक्ट आया था। ठीक है, जिस समय आरबीआई की स्थापना हुआ था ना बच्चों, उस समय आरबीआई के पास टोटल 5 करोड़ रुपए थे। कितने रुपया था, नगद 5 करोड़ रुपया था, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई, जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई। विलियम बेटिक, ब्लेजली, कर्नवालिस या वारेन हेस्टिंग्स, बताइएगा साथियों। तो ये कर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है। मृदा यानी कि बच्चों मिट्टी, मिट्टी को मृदा कहा जाता है। मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भारी वर्षा वाले प्रदेश में या मरुस्थल में, बताइएगा सभी बच्चे। यहाँ से बच्चों आंसर तो आपको हम बताएंगे। लेटेराइट जो मृदा होता है वो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। तो केवल आंसर जान लेने से नहीं होगा, यहाँ पे बताए ना कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। बच्चों अगर यहाँ से पढ़ के भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं ना, तो प्रश्न लड़ेंगे साथियों। आपको वहाँ एहसास होगा कि हमने कहीं छोटे यूट्यूबर के पास पढ़ा था जो प्रश्न यहाँ पे लड़ रहे हैं। बच्चों विश्वास दिलाता हूँ, 100% प्रयास करता हूँ बच्चों कि आपको प्रश्न लड़े। और आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो आपका बच्चों हम 100% सपोर्ट करेंगे ताकि आप सिलेक्शन ले सकेंगे। ठीक है, आप लोग शेयर करते रहिएगा। लेटेराइट मृदा जो है बच्चों, यह चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आपसे पूछा जाएगा चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है, तो लेटेराइट मिट्टी क्या हो जाएगा बच्चों, लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए अगर पूछा जाए बच्चों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है, बताइएगा। तो काली मिट्टी बोल लीजिए, इसी का नाम है बच्चों रेगुर मृदा, रेगुर। ठीक है, रेगुर मिट्टी भी हो जाएगा, उसी को नाम है काली मिट्टी भी। तो यह कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है और यह मुख्यतः महाराष्ट्र में पाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में होता है। गुजरात और बच्चों गुजरात में सबसे अधिक, उसके बाद महाराष्ट्र में बच्चों। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, तो गुजरात में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, तो चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। सबसे अधिक कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, प्रश्न साथियों कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है, क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। ये कहलाती है बच्चों सहभूकंप रेखाएं।
क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखाएं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैंगनीज का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है बच्चों? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। ये आपका प्रश्न आया और मैं बच्चों जो बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष फोकस कीजिएगा। मध्य प्रदेश को अगर बात किया जाए बच्चों तो सोया प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा बच्चों किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो बच्चे कहेंगे, पढ़े होंगे कहीं पे भी, तो कहेंगे कि सर मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। आप एमपी बता दिए, मध्य प्रदेश बता दिए। तो बच्चों पहले था मसालों का बगीचा कौन? केरल। लेकिन अब बच्चों वर्तमान में मसालों का बगीचा आपका हो गया है मध्य प्रदेश। ठीक हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है बच्चों? मध्य प्रदेश में होता है। इसी कारण से इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। अब चलते हैं कर्नाटक के आगे। कर्नाटक को देखते हैं बच्चों। सोना का अगर उत्पादन की बात किया जाए सबसे अधिक कहाँ पे सोना होता है? तो ये बच्चों कर्नाटक में होता है। मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है, आप क्या बताइएगा? अनाईमुड्डी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। आंसर बताइएगा सभी बच्चे, और हम भी पूछेंगे यहाँ से प्रश्न बच्चों, बताइएगा आप लोग। प्रश्न है वो, प्रश्न तो पूछेंगे ही। पहले ये देखिएगा, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पूछे बच्चों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी बच्चों बताइएगा कौन सा हो जाएगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप लोगों का आंसर आना चाहिए था बच्चों। अब तक फटाक से आंसर आ जाना चाहिए था बच्चों का कि सर ये होगा, सर ये होगा, सर वो होगा। तो देखिए K2 हो जाएगा बच्चों। K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम पूछा जाए तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए ना बच्चों तो 8681 मीटर है। क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अगर हम पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी पर्वत चोटी, तो आप लोग बता दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट। ठीक है साथियों, माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है, पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये हो जाएगा साथियों आपका नेपाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा साथियों? नेपाल में हो जाएगा। इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए तो 8850 मीटर, कहीं कहीं आपको 8848 मीटर दिया रहेगा। तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि 2 मीटर ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का बढ़ गया है तो 8850 हो गया है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बच्चों। चलेंगे अगले प्रश्न पे। एक्स्ट्रा जो बताते हैं वो नोट करते चलिएगा। चैनल को अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये सब प्रश्न बच्चों डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला है। अगला प्रश्न आता है कि कोंकण रेलवे की किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे जो है बच्चों वो कौन से पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है बताइएगा? तो साथियों वेस्टर्न घाट से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है।
उत्तरी गोलार्ध में बताइएगा वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। बच्चे का आंसर आना चाहिए था, कब होता है सर, कब होता है, 22 दिसंबर को होता है सर। देखिएगा अब यहाँ से बच्चों ज्योग्राफी का प्रश्न है तो कुछ प्रश्न तो बताना पड़ेगा। ये हमारा पृथ्वी है बच्चों, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, यह देशांतर रेखा है। ये बच्चों पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ये अगर ऊपर जाते हैं बच्चों तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, और नीचे जाते हैं तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। इस ओर जाते हैं तो पूर्वी देशांतर, इस ओर जाते हैं तो पश्चिमी देशांतर। हमारा भारत है कहाँ ये याद रखिएगा, जो हमने बताया उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध बच्चों सभी याद रखिएगा। हमारा भारत यहाँ पे है। भारत बच्चों ये टूटी फूटी मानचित्र के सहारे आप लोग जानिएगा। ये हमारा टूटी फूटी मानचित्र, ये हमारा अपना मानचित्र है, भारत का नक्शा है। आपसे हम ये पूछेंगे कि भारत बताइएगा कि कौन से गोलार्ध में है और कौन से देशांतर में है। तो हमने इधर बताया पूर्वी देशांतर, तो भारत पूर्वी देशांतर में। ऊपर बताया बच्चों उत्तरी गोलार्ध, तो जानिएगा कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और यही भारत से होकर के, भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बच्चों कर्क रेखा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री को कहा जाता है, तो 82.5 डिग्री को बच्चों भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। ठीक है, और ये जो है 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत ये है बच्चों, भारत के 5 राज्यों से होकर के ये गुजरता है। तो बच्चे बोलेंगे कि सर कौन कौन राज्यों से, तो एक ट्रिक है बच्चों, मौका, MOUCA, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो गुजरती है। सॉरी देशांतर रेखा है बच्चों, ये देशांतर रेखा है। ठीक है, हमारा जो भारत है अपने समय का निर्धारण 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से करता है, और पूरे दुनिया जो है बच्चों 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही अपने देश में समय का निर्धारण करता है। चलेंगे अगले प्रश्नों पे। आप लोग अगर फाउंडेशन पढ़ना चाहेंगे क्लास तो कमेंट कीजिएगा बच्चों, आपको मैं फेस टू फेस फाउंडेशन क्लास लेकर के आ जाऊंगा। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। भारत के बच्चों कुल यात्री परिवहन है उसमें सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है, तो साथियों 80% है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा होगा, डी दिख रहा है साथियों, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन। साथियों आपसे अक्रिय गैस पूछा गया है ना, तो आर्गन हो जाएगा। आर्गन अक्रिय गैस बच्चों कौन से वर्ग में होता है, तो 18वां वर्ग में होता है बच्चों आपका अक्रिय गैस। ठीक है, वर्ग की संख्या अगर पूछा जाए तो 18 होता है, और आवर्त की संख्या अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 7 होता है। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। सभी अक्रिय गैस थे। प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है बच्चों, यह भारतीय सर्वेक्षण जो है वो तैयार करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। कंचनजंगा की बात किया गया है ना, ये बताइएगा कहाँ पे स्थित है, तो साथियों यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। कंचनजंगा की अगर हाइट देखा जाए बच्चों तो 8529 मीटर है। कितना है, 8529 मीटर। अगला प्रश्न, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो पिपली घाट दर्रा आपसे पूछा गया है किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो ये साथियों अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
पूर्वी घाट पर्वतीय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो ये हो जाएगा बच्चों महेंद्रगिरी सर्वोच्च शिखर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा और प्रश्न आपका यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगले क्लास में बच्चों अगला सेट लेकर के आएंगे। बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा होगा, सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में, भाई बहन, रिश्तेदारों में आप सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बच्चों सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं बच्चों, तो अपलोड करने के बाद नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। अभी क्लास अपलोड होगा और जस्ट ही बाद बच्चों पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग ज़रूर क्लास में जुड़िए और पीडीएफ में जुड़िएगा बच्चों, टेलीग्राम से जुड़िएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।